Hi guys, now we wish to discuss about uniform distribution in continuous case, and we can say that a continuous random variable capital X is said to have uniform distribution over the range a to b if its PDF is given by fxx is equal to 1 upon b minus a, where x belongs to a to b, 0 otherwise. हम कहते हैं कि कोई भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को होल्ड करता है एक रेंज ए और बी के बीच में, अगर उसका पीडीएफ कुछ इस प्रकार दिया गया हो। अगर गौर से देखें तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट केस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की है, जहाँ पे हमने आपको बताया है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कमेंट ये करता है कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी डेटा सेट में किसी भी रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर सारे के सारे आउटकम इक्वली लाइकली यानी सबके होने की चांसेस सेम हो, सबके होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो उस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यही बात यहाँ पे भी लागू होगी, जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म होगा यदि वो किसी रेंज में कहीं पे भी बिलोंग करे और उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन सेम हो। गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है तो इट विल होल्ड अ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी और कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फ्रेम 1 upon b minus a for each and every value of x that varies from a to b। ठीक, हर एक वैल्यू के लिए है तो ये सेम फ्रेमवर्क ही यूज करता है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि x फॉलो करता है यूनिफॉर्म a टू b सिंपली। अब यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ के बारे में नहीं, इसका सीडीएफ निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है, और आपको पता होगा कि किसी भी रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ यूजुअली डिनोट किया जाता है कैपिटल एफएक्स से। यानी अगर यहाँ पे सीडीएफ ऑफ यूनिफॉर्म ए बी का निकाला जाएगा तो वो एफ एक्स एक्स होगा, और एफ एक्स एक्स बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस और इक्वल टू एक्स। आपको समझाया गया था कि अगर लोअर लिमिट मेंशन हो तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज माइनस इन्फिनिटी होता है। पर चूंकि इस केस में लोअर लिमिट ए आपने मानी है तो इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू एक्स। ठीक, और इसको आप इंडिकेट करोगे ए टू बी एफ एक्स एक्स डी एक्स, दैट इज ए टू बी 1 upon b minus a dx, 1 upon b minus a x a to x। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एफ एक्स एक्स का फ्रेम आएगा x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो x है वो a से b के बीच में बिलोंग करेगा, तो CDF ऑफ x कैन बी रिटन लाइक दिस। अब जरा समझिएगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि CDF ऑफ x कई सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है, कई सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है जो CDF ऑफ x से निकाली जा सकती है। हम भी कुछ ऐसे क्वेश्चन कैरी करेंगे जहां CDF निकालना जरूरी है, और फिर CDF के बेस पे प्रोबेबिलिटी के बारे में कमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कई बार ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जरा समझिए, ए और बी की कई सारी अलग अलग वैल्यूज के लिए यूनिफॉर्म के कई पॉपुलर कल्चर में जो यूनिफॉर्म का फ्रेम देखने को मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा फ्रेम जो देखने को मिलता है यानी जो मिलता है वो मिलता है अगर एक्स फॉलो करे यूनिफॉर्म 0 में। ये बहुत पॉपुलरली पूछा जाए, पॉपुलरली इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं जहाँ ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 रखी जाती है। तो इसका पीडीएफ बड़े आसानी से आप लिखते हो कि इसका पीडीएफ 1 अपॉन बी माइनस ए यानी 1 माइनस 0 यानी सिंपली 1 और 0 होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इस केस में एफ एक्स एक्स निकाले होते हैं तो एफ एक्स एक्स भी निकालना आसान है, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए यानी एक्स की जगह तो ठीक है, लेकिन ए की जगह 0, बी की जगह 1 और 0 यानी सिंपली एक्स। ये है इसका पीडीएफ और सीडीएफ अगर एक्स फॉलो करे यूनिफॉर्म 0 1। दूसरा जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है वो मिलता है एक्स यू माइनस ए टू ए, मतलब कोई भी टर्म -3 to 3, -4 to 4, -9 to 9, -10 to 10, -100 to 100 वो इसमें यूज किया जाता है। और अगर इस केस में एफ एक्स एक्स निकाला जाए तो इस केस में एफ एक्स एक्स की वैल्यू होती है, सॉरी इस केस में पहले पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। एफ एक्स एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन बी माइनस ए यानी ए माइनस ए यानी 1 अपॉन 2a सिंपली, जहाँ पे x माइनस ए से a के बीच में बिलोंग करेगा और 0 फॉर अदर केसेस। और इस केस में अगर आप CDF देखने जाएं, इस केस में अगर CDF देखने जाएं तो x माइनस ए, माफ कीजिएगा माइनस ए अपॉन ए माइनस ए यानी कि x प्लस ए अपॉन 2a सिंपली।
और अगर ऐसा है तो ठीक है। तीसरा जो पूछा जाता है वो होता है कि अगर x फॉलो करे यूनिफॉर्म 0 a में, ठीक है, यानी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कोई कांस्टेंट टर्म a हो, तो अगर ऐसा हो तो f(x) की वैल्यू होगी आपके लिए f(x) की पहले निकाल लेते हैं, यानी x माइनस 0 अपॉन a माइनस 0 दैट इज x बाई a, और पीडीएफ इस केस में होगा आपके लिए f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 0 दैट इज 1 अपॉन a, सिंपल, दैट कुड बी डन। अब ये तो रहा इसके रैंडम वेरिएबल का फॉर्म कैसा होगा, सीडीएफ कैसा होगा, पीडीएफ कैसा होगा, हम उस बारे में बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मोमेंट्स के बारे में। तो आइए इसके मोमेंट्स के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि इसका मोमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो जब इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर मोमेंट्स के बारे में भी बात कर लेंगे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को निकाला जाए अगर, तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ atx, और एक्सपेक्टेशन ऑफ atx आपको पता है सिंपली etx fxx dx होता है। और चूंकि इसकी रेंज a टू b माने, क्योंकि हम जनरल x फॉलोज यूनिफॉर्म a b के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे इधर, तो a टू b माने तो etx इंटू 1 अपॉन b माइनस a dx होगा, यानी 1 अपॉन b माइनस a को अगर बाहर कर ले तो ये सिंपली a टू b etx dx होगा। और एक्सपोनेंशियल के फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का भी फंक्शन होता है, बस डिफरेंशिएटेड बाय ddx ऑफ fx होता है, यानी यहाँ पे 1 अपॉन b माइनस a और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा etx अपॉन t a टू b, और a टू b जब आप रेंज रखेंगे तो mxt की बेसिकली वैल्यू होगी 1 अपॉन t इंटू b माइनस a etb माइनस eta, दैट इज योर mxt, ठीक है। आप चाहे ये इसका mxt होगा, और अगर अलग अलग केसेस जो यूनिफॉर्म 0a माइनस a टू a या फिर 0 1 के रखे जाएगा तो बस वैल्यूज बदल दीजिएगा, b की जगह 1 और 0 रखिएगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म 0 1, और अगर माइनस a टू a है तो b की जगह a और a की जगह माइनस a रख दीजिएगा। दैट विल बी अ वेरी सिंपल टास्क टू बी डन, आसानी से किया जा सकता है। तो आप उन तीनों केसेस में mgf निकाल के देखिएगा कि क्या आ रहा है। अब अगर मोमेंट्स की बात की जाए तो आप मोमेंट तो mgf से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और मोमेंट निकालने के दो तरीके, एक होता है म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी आर mxt t इज इक्वल टू 0, और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर r बाई फैक्टोरियल r इन एक्सपेंशन ऑफ mxt। भाई अगर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जाएंगे ना तो चूंकि डेनोमिनेटर में t है तो भाई कई बार t आ जाएगा, तो आपके लिए मुश्किल टास्क होगा अगर इस फॉर्म से निकालने की कोशिश करें। तो बेहतर होगा इस केस में आप कोफिशिएंट के फ्रेमवर्क को यूज़ करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा आसानी से आप mgf से मोमेंट निकाल सकते हैं। आइए जरा समझते हैं। आपको पता है कि अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ x है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x का टर्म क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यानी अगर आप इसको समेशन के फ्रेम में रखें तो r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x के पावर r बाई फैक्टोरियल r होता है क्या, या आपको जनरल एक्सपेंशन पता होगा e के पावर x का, तो ये यूज़ कीजिए। एक बार x की जगह tv रखिएगा, एक बार ta रख दीजिएगा, काम हो गया आपका। यानी अगर आप यहाँ से mxt के बारे में सोचिए तो mxt क्या हो जाएगा आपके लिए 1 अपॉन t इंटू बी माइनस ए, और e के पावर tv को लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी tv के पावर r बाई फैक्टोरियल r, ठीक है। और ETA को लिख सकते हैं t के पावर a बाई r बाई फैक्टोरियल r, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और तो आप इसको लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, भाई इसको सॉल्व करने के बारे में सोचिए। इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b के पावर r माइनस a के पावर r अपॉन b माइनस a t के पावर r माइनस 1 बाई फैक्टोरियल r, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ r माइनस 1 है तो यहाँ पे भी r माइनस 1 ही होना चाहिए, तो जब आप यहाँ r माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाना चाहिए कुछ ऐसा, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी b के पावर r माइनस a के पावर r अपॉन b माइनस a इंटू r, अगर एक r बाहर निकाल दे तो ये t के पावर r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 होगा। और म्यू आर प्राइम क्या होता है,
कोफिशिएंट ऑफ टी टू दी पावर आर बाई फैक्टोरियल आर, और यहाँ आर माइनस वन है ना, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ आर माइनस वन है तो आर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आर की जगह आर प्लस वन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आर की जगह आर प्लस वन रिप्लेस हो जाएगा, तो ये सिंपली टी की पावर आर हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बी के पावर आर प्लस वन माइनस ए के पावर आर प्लस वन, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो यही है ना, अपॉन बी माइनस ए और आर की जगह आर प्लस वन। ठीक, तो यही आपका होगा म्यू आर प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 2 3 4 रख के देख लीजिए वैल्यू क्या आ रही है, जो वैल्यू आएगी आप सिंपली सॉल्व करके बता दीजिएगा। सिर्फ mxt से नहीं, अगर आप इसको सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ r से भी निकालते, x के पावर r से भी निकालते तो भी निकल जाता। x के पावर r fx x dx होता है a टू b के फ्रेम में, यानी a टू b के फ्रेम में x के पावर r इंटू 1/b माइनस a dx होता सिंपल। तो भैया 1/b माइनस ए को बाहर करते तो यहाँ होता 1/b माइनस ए बाहर, और यहाँ होता है x के पावर r प्लस वन अपॉन r प्लस वन ए टू बी। तो जब b रखते तो b के पावर r प्लस वन, a रखते तो a के पावर r प्लस वन, b माइनस ए और r प्लस वन, वही टर्म मिलता है। अब r इज इक्वल टू 1 2 3 4 रख लीजिए, कम से कम मीन और वेरिएंस निकाल के देख लेते हैं। तो r की जगह जब 1 रखेंगे तो म्यू वन प्राइम, और म्यू वन प्राइम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए इंटू 2, और जब देखेंगे तो ये कैंसिल आउट होके बी प्लस ए बाई 2 आएगा, यानी मीन ऑफ एक्स सिंपली। अब यहीं पे म्यू टू प्राइम जब करेंगे तो भैया बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए इंटू 3, बी माइनस ए विल बी कैंसिल आउट, और बी क्यूब माइनस ए क्यूब का एक्सपेंशन होता है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाई 3, दैट विल बी म्यू 3। इसकी मदद से आप वेरिएंस निकाल सकते हैं, वेरिएंस होता है म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम से स्क्वायर, जब दोनों को रखेंगे तो आपको मिलेगा बी माइनस ए का स्क्वायर बाई 12। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा ये आ रहा है। हालांकि इस तरह के प्रॉब्लम को हमने पहले एक्सपेक्टेशन वाले टॉपिक एक्सपेक्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो उम्मीद है कि आपको आता होगा। यहाँ से अगर आपको म्यू थ्री प्राइम और म्यू फोर प्राइम भी निकाल सकते हैं। म्यू थ्री प्राइम निकालने का तरीका, ये म्यू थ्री प्राइम का फॉर्मूला सिंपली आपके पास ये होगा बाई 4, और म्यू फोर प्राइम होगा आपके पास बी के पावर 4 प्लस बी क्यूब ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यूब प्लस ए के पावर 4 बाई 5। अब ये हवा में नहीं लिखा हमने, दरअसल अगर आप कभी ढंग से एक जनरल एक्सपेंशन सीख लीजिए जो आपको बताते हैं, और इसको याद रखिएगा कि बी के पावर आर माइनस ए के पावर आर बाई बी माइनस ए हो अगर, तो भाई जाहिर सी बात है एक पावर तो कम होगा, तो बस वही रखना ही है, बी के पावर आर माइनस 1 प्लस बी के पावर आर माइनस 2 प्लस बी के पावर आर माइनस 3, और ये बी के पावर 1 और बी के पावर 0 तक जाएगा, यानी आर माइनस 1 से स्टार्ट करके 0 तक जाएंगे, और दूसरा ए 0 से स्टार्ट होके ए 0 से स्टार्ट होके आर माइनस 1 तक जाएगा, यानी बी भी आर माइनस 1 का पावर होगा और ए भी। तो सिंपली बस ये रखिएगा, मतलब बी का पावर घटते हुए लिखिएगा और ए का पावर बढ़ते हुए लिखिएगा। जरा ध्यान दीजिए, वैसे ही तो किया है। जब म्यू थ्री कर रहे होंगे तो म्यू थ्री वाले केस में हमें यहाँ मिला होगा बी के पावर 4 माइनस ए के पावर 4 बाई 4, ठीक है। तो जब सॉरी बाई बी माइनस ए, तो जब एक तो पावर कम होगा कंफर्म है, तो एक कम से स्टार्ट करते बी क्यूब बी स्क्वायर बी, ठीक। फिर ए को क्या पहले में नहीं होगा, दूसरा ए स्क्वायर ए क्यूब। यही बात इसमें क्या होगा, यहाँ बी के पावर 5 होगा तो एक कैंसिल होकर बी के पावर 4 बना होगा, तो बी के पावर 4 बी क्यूब बी स्क्वायर बी, और ये इससे आप म्यू के पावर 10 म्यू 10 प्राइम भी इजीली लिख सकते हैं आप चाहे तो। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सब पता चल ही गया है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी कैरी करते हैं, यानी अगर सिंपल कुछ क्वेश्चंस कैरी करके देखते हैं कि यूनिफॉर्म के केस में अगर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस कैरी किए जाए। आइए कुछ क्वेश्चंस कैरी करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि मान लेते हैं कि इफ x
x follows uniform -3 to 3, then find probability x lesser equal to 2, probability x greater than 2, probability x is equal to 2, probability x square minus x greater equal to 0, expectation of x, variance of x and mgf of यानी mxt, ये सारे टर्म निकालने हैं। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि जो x है वो यूनिफॉर्म -3 to 3 में x यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन -3 to 3, और यही काफ़ी भी है इन सबको निकालने के लिए, इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। गिवन है कि x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म -3 to 3, दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले पीडीएफ लिखिए, -3 to 3 यानी कि 1/b माइनस ए, 3 माइनस -3 यानी कि 1/6, यानी एफ की वैल्यू होगी आपके लिए 1/6 0। ठीक है, अदरवाइज और आपके लिए इसका सीडीएफ जो होगा कैपिटल एक्स का वो fxx होगा, यानी fxx याद होगा। अब क्या बताया था ए बी के लिए, आपको fxx बताया था x माइनस बी अपॉन x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, यानी x माइनस -3 अपॉन 3 माइनस -3 यानी कि x प्लस 3/6। ठीक है, और ये जो fxx होता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी x लेसर इक्वल टू x थी तो होता है। इस बात को दिमाग में रखते हैं जिससे ये वाले क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व हो जाएंगे। आइए चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी x लेसर इक्वल टू 2 को सॉल्व करें, तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो बेसिकली CDF ही है, बस स्मॉल x की जगह 2 आ जाए। ध्यान रखिएगा जो पहला वाला लेटर होता है वो रैंडम वेरिएबल है, और ये वाला टर्म वो वैल्यू है जिस पे आपको रैंडम वेरिएबल की CDF यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखना है। तो इस केस में पहला वाला वेरिएबल होता है और दूसरा वाला, तो भैया वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू यानी fx2 की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी इस स्मॉल x की जगह आपको 2 रखना है, दैट इज 2 + 3/6 यानी कि 5/6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 क्या होगा, अगला कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी 1 - 5/6 यानी सिंपली 1/6। बहुत आसान था यार ये। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि भैया हम पीडीएफ से सीडीएफ से नहीं निकालते, हम पीडीएफ से ही निकालते तो वो भी निकाला जा सकता था। x लेसर इक्वल टू 2 है, तो भैया x की लोअर लिमिट क्या है, क्योंकि इसमें मेंशन ही है लोअर लिमिट के बारे में, तो जो पीडीएफ में होगा उसी को यूज़ कीजिए, यानी -3 से 2, और आप इसको इंटीग्रेट करते हैं -3 to 2 fxx dx, पीडीएफ की वैल्यू -3 to 2 1/6 रख सकते हैं, यानी 2 - -3/6 यानी कि बेसिकली 5/6। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 में भी यही बात होती। अगर इसको भी पीडीएफ से करना होता तो लोअर लिमिट मेंशन है, अपर लिमिट मेंशन नहीं है, तो अगर लोअर लिमिट मेंशन है तो अपर लिमिट पीडीएफ की यानी कि ग्रेटर देन 3, और जब इसको सॉल्व करते हो तो ये 1/6, इसी फ्रेमवर्क में सॉल्व करते तो 1/6 ही आता। तीसरा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 का। अब x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, क्योंकि आपको पता है कि x यहाँ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे कांस्टेंट पे वैल्यू हमेशा 0 आती है, तो x इज इक्वल टू 2 इज ऑलवेज 0। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कहने का क्या मतलब है, अगर कोई रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो ये कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, 0 हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कंटिन्यूस में जरूरी है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों फ्रेमवर्क यूज होते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ वैल्यू हो सकती है, इसमें देखिएगा क्या है, और यह स्ट्रिक्टली एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो हम ये लिख सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो था वो था प्रोबेबिलिटी x² - x ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसे लिख सकते हैं x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब सवाल इनइक्वालिटी का, तो भैया रेंज देखिएगा, जो एक्चुअल रेंज है उससे बाहर तो जाएगी नहीं x की वैल्यू। अब इसमें दो ही पॉसिबल रूट देखते हैं, 0 और 1। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो तो हमेशा करते क्या है कि भैया यहाँ जितने भी इंटरवल्स बने इनमें से किसी भी इंटरवल से कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू रखते हैं और इस इनइक्वालिटी में रख के देखते हैं। अगर इस इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करता है
तो उस इनइक्वालिटी में वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव वो चेक करते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें अगर यहाँ से कोई वैल्यू मान लीजिए 2 रखे तो ये 2 माइनस 1 यानी कि इसकी वैल्यू 2 आएगी। नेगेटिव 3 जो नॉन नेगेटिव है यानी ये वैल्यू पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आएगी। अब आपको पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यानी ये दोनों प्रोबेबिलिटी, यानी आपका ये प्रॉब्लम में ये तभी सेटिस्फाई होगा जब x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में यूनियन 1 से 3 के बीच में हो। अब चूंकि ये दोनों डिसजॉइंट है तो इसके यूनियन को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब -3 से 0 के बीच की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 और इधर की होगी 2/6 यानी इसका आंसर आएगा 5/6। आप अपने तरीके से कर सकते हैं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब इसको आप चाहते तो उसका उल्टा भी कर सकते थे, यानी आप केवल निगेटिव की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते कॉम्प्लीमेंट एस्पेक्ट्स यूज करके। तो 0 से 1 के बीच जब इंटीग्रेट करते तो आंसर 1/6 आता, तो 1 से जब सब्ट्रैक्ट करते तो भी 5/6 ही आता। कुड बी इजीली डन ओवर हियर। चलिए अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम में एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी पूछा गया था। तो भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ x याद आ रहा है, b + a/2 दैट इज 3 + -3/2 यानी कि 0। बस इसका मीन 0 होगा। वेरिएंस ऑफ x और इसमें ही नहीं है, अगर -a to a के बीच में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पूछे ना तो हमेशा मीन 0 होता है, चाहे a की वैल्यू कुछ भी हो। अब वेरिएंस ऑफ x की बात करें तो वो होता है b - a का होल स्क्वायर बाय 12 दैट इज 3 - 3 का होल स्क्वायर बाय 12 दैट इज 3 - 3 यानी 6 का स्क्वायर यानी कि 36/12 यानी कि 3। mxt भी निकाल सकते हैं इस केस में। mxt इस केस में होगा, mxt क्या लिखते थे भाई, e के पावर bt - e के पावर at अपॉन t इंटू b - a। तो b की जगह भी 3, a की जगह -3 यानी e के पावर 3t माइनस e के पावर -3t अपॉन t, b की जगह 3 और -3 यानी कि बेसिकली 6। ये आपका mgf होगा। अब चाहे तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 3 आएगी। अब सॉरी μ1 आप कहेंगे 0 तो μ2 की वैल्यू भी 3 आएगी, क्योंकि अगर मीन 0 होता है तो μ2 और μ2 प्राइम की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। यानी हमेशा रखिएगा अगर μ1 प्राइम यानी कि मीन 0 हो तो आपने पढ़ा होगा कि रॉ मोमेंट हमेशा सेंटर मोमेंट के बराबर होगा, यानी μr हमेशा μr प्राइम के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर पहली बार डिफरेंशिएट करके t की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा, दूसरी बार करेंगे तो ये आएगा। अगर कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे तो t का कोफिशिएंट ये होगा और t स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 का कोफिशिएंट आपको ये मिलेगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी हम पिक करने के बारे में सोचते हैं, पर यही भी एक दिमाग में ख्याल आया क्यों ना सीडीएफ और पीडीएफ के ग्राफ के बारे में बात कर लिया जाए। आपको इसके सीडीएफ और पीडीएफ का ग्राफ भी बहुत आसान होता है अगर आप गौर से सोचें तो। इसके पीडीएफ का ग्राफ बहुत आसान है क्योंकि fx की वैल्यू 1/b - a होती है फॉर ऑल a लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू b की। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ होगा a to b। अब चूंकि सभी की प्रोबेबिलिटी 1/b - a a to के b के बीच में, यानी इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी, और चूंकि सभी की बराबर है तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए वो फ्रेम वैसा ही बनाएगा। यानी इसका जब ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अगर शेप को देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप है और इसी रेक्टेंगुलर शेप के कारण यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके पीडीएफ का ग्राफ है, यानी ये बेसिकली ठीक है। अगर सीडीएफ के बारे में सोचिए ठीक है, तो ए पर वैल्यू ने आपको हमेशा पता है कि लोअर लिमिट पे हमेशा सीडीएफ की वैल्यू 0 और अपर लिमिट पे हमेशा 1 होती है। और चूंकि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और चूंकि ये यूनिफॉर्म है यानी हर एक की जो डिफरेंस यानी हर एक पे जो प्रोबेबिलिटी सेम है तो ये हमेशा एक रेगुलर शेप में 0 to 1 की तरफ जाएगा। यानी ये यूनिफॉर्म पेस में ही ए से बी में 0 से 1 के फ्रेम में, यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, कई बार कॉम्पिटिटिव पेपर्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ ग्राफ देके आपसे पूछा जाता है। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कह के भी कई बार कंफ्यूज किया जाता है, पर रेक्टेंगुलर और यूनिफॉर्म सेम चीज होती है। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन भी पिक किए जाए जिन पे हम थोड़े बहुत बातचीत की जाएगी।
चलिए प्रॉब्लम दिमाग में आ रहा है कि चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं कि लेट x1 and x2 are two independent uniform 0 1 value, then find probability of x1 plus x2 less than probability x1 plus x2 greater than x1 minus x2 greater than 0.5 and probability e के power minus x1 is less than 0.50 और अगर ये दोनों ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों क्वेश्चंस है ठीक, एक क्वेश्चन और सोचते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्यूशन लिखिएगा। चूंकि x1 और x2 दोनों ही यूनिफॉर्म 0 1 है, तो यानी x1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा सिंपली 1 0, ठीक है। और fx2 यानी x2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी यही होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि चूंकि x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो x1 x2 का जो जॉइंट पीडीएफ होगा वो उनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्यों? सही बात है, उनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर ही होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इनका जॉइंट पीडीएफ क्या हो जाएगी भाई, यानी इनका जो जॉइंट पीडीएफ होगा वही लिखा जा सकता है x1 x2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 और 0, और x1 x2 दोनों 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेंगे। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 लेस देन 1 के बारे में। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों ने पीछे किया है प्रोबेबिलिटी में, और इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जब भी ऐसा केस हो तो x1 और x2 का वो वैल्यू या वो रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए जो इस इनइक्वालिटी को सपोर्ट करता हो। तो सबसे पहले x1 0 से 1 के बीच में है, यानी x1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो पहले 0 और 1, ये x1 इज इक्वल टू 1 की वैल्यू है और ये x1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और दूसरी जो चीज आपके पास आएगी x2 और x1 की, यानी x2 की वैल्यू 0 यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 1 0 1 1, और ये होगा सिंपली 0 1, ठीक है। ये तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको इसको सपोर्ट करने वाला कोऑर्डिनेट लिखना है, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 का कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करें। इसका कोऑर्डिनेट बनाना भी बहुत आसान है, आपको बताया होगा कि इस तरह में पहले आप वो दो पॉइंट खोजिए जो इस स्ट्रेट लाइन को बनाता हो, यानी एक बार x1 को 0 रखिए तो x2 की वैल्यू 1, और एक बार x2 0 रखिए तो x1 की वैल्यू 1, यानी आपके दो कोऑर्डिनेट होंगे 0 1 और 1 0, यानी 0 1 और 1 0, यानी जो लाइन होगी वो ये होगी। क्यों? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 की। हाँ, अब इस लाइन ने इस पूरे ग्राफ को दो हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। आप इन दोनों में से वो हिस्सा चूज कीजिए जो इस इनइक्वालिटी को सपोर्ट करता है, यानी आप इस पूरे ग्राफ में से कहीं आर्बिट्रली एक पॉइंट उठा लीजिए। तो आर्बिट्रली पॉइंट मान लीजिए अगर हमने 0 0 को उठाया तो 0 प्लस 0 रखा तो ये 0 आया। क्या ये लेस देन 1 है? क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है? और अगर करता है तो आप उसी को अपना डिजायर्ड कोऑर्डिनेट यानी डिजायर्ड एरिया मानिए, यानी बेसिकली आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए आप इधर नहीं आएंगे, और चूंकि इस लाइन से नीचे यानी आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ग्राफ देख के आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, चूंकि अगर पूरा अगर डेंसिटी फंक्शन को डिनोट करता है तो 1 होगा और लेस देन है तो यानी इसकी वैल्यू कंफर्म हाफ होनी चाहिए। ग्राफ देख के तो क्लियरली पता चल रहा है, लेकिन हम ग्राफ से नहीं जनरल मेथड से करेंगे। जनरल मेथड कहता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ कीजिए। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं हमेशा, तो आपको समझाया गया है, समझाया हमने कि अगर वर्टिकल स्ट्रिप हो
आपने ड्रॉप की हो तो वर्टिकल वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, मतलब डिपेंडेंट लें तो ज़्यादा आसान बनता है, जबकि हॉरिजॉन्टल वेरिएबल या हॉरिजॉन्टल वेरिएबल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर इंडिपेंडेंट होगा, यानी वो इंडिपेंडेंट रेंज रखेगा, जबकि वर्टिकल वेरिएबल इस लाइन पे डिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी इस लाइन पे डिपेंडेंट रेंज को होल्ड करेगा। तो हॉरिजॉन्टल वेरिएबल x1 है तो इसकी रेंज 0 से 1 हो जाएगी, क्योंकि पूरा 0 से 1 कवर कर रहा है, जबकि x2 की रेंज 0 से इस लाइन पर डिपेंड करेगी, और ये लाइन कौन सी है भाई, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 की। तो जब आप x2 को डिपेंडेंट दिखाएंगे तो x2 हो जाएगा 1 माइनस x1, यानी इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस x1। सिंपल, यानी जो आपने प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 की वैल्यू लेस देन 1 की वैल्यू निकालनी चाहते हैं, वो वैल्यू आपके लिए हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 लेस देन 1 की वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x1 की रेंज 0 से 1 इंटरसेक्शन x2 की रेंज 0 से 1 माइनस x1, यानी 0 से 1 और 0 से 1 माइनस x1, fx1 x2। ठीक है, याद रखिएगा जो डिपेंडेंट रेंज है उसको पहले इंटीग्रेट करते हैं, यानी पहले x2 के रिस्पेक्ट में और फिर x1 के रिस्पेक्ट में। सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटी अब आप खुद स्वतः सॉल्व कीजिएगा, जॉइंट पीरियड पता है, रेंज में रख के आप प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करिए। ठीक, हालांकि अगर आप रखने की कोशिश करें या ना करें, आपको आंसर क्लियरली विजिबल होगा और आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप रखें तो 0 to 1 माइनस x1, यहाँ पे आएगा 1 इंटू dx1 और 1 का इंटीग्रेशन x2 आएगा, यानी 0 to 1 x2, 0 से 1 माइनस x1 dx1, तो 0 से 1, और जब 1 माइनस x1 रखेंगे तो यहाँ 1 माइनस x1 dx1 होगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए, यानी x1 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 जब लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/2 माइनस 0 माइनस 0, यानी का आंसर आएगा 1/2, जो कि ग्राफ से भी क्लियरली विजिबल था कि हाफ ही आएगा। कर भी सकते हैं आप, इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा और आगे बढ़िएगा। अब जरा सोचिए कि भैया जरूरी थोड़ी था कि वर्टिकल स्ट्रिप बनाए, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी तो बना सकते थे। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते तो क्या होता, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते तो आप ऐसी स्ट्रिप बनाते, और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं रखता, वर्टिकल इंडिपेंडेंट रखता, यानी x2 जो इंडिपेंडेंट होगा वो 0 से 1, जबकि x1 0 से इस लाइन पे डिपेंड करेगा, और जब आप x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 को देखें और यहाँ x1 करेंगे तो यहाँ x2 आएगा, और ये 1 माइनस x1 का फ्रेम बनेगा, यानी सेम प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते तो ये x2 हो जाता, ठीक, और फिर सॉल्व करते तो फिर भी आपको 1/2 ही मिलता। तो ये आपके ऊपर है कि आप हॉरिजॉन्टल बना के किसको इंडिपेंडेंट और किसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना चाहते हैं, ये पूर्णतः आप है कि आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करना चाहते हैं या वर्टिकल स्ट्रिप से। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0.5, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यानी जब आप इसको रखेंगे तो अगेन फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा कि भाई आपके पास 4 कोऑर्डिनेट तो मौजूद है, 1 1 1 0 0 0 और 0 1। ठीक है, आपको इसका बनाना है तो आप इसको बनाइए x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0.5, तो जब x2 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू 0.5, यानी एक कोऑर्डिनेट तो 0.50, यानी कि आपको ये मिलेगा 0.50, और जब आप x1 की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस x2 इज इक्वल टू 0.5, यानी कि माइनस 0.5, भाई वो तो इस नहीं में दिखेगा, वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 0 माइनस 0.5, यानी ये जब आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कहीं कट करेगा, यानी जब x1 की वैल्यू 1 कर दे और ये 0.5 करे तो x2 की वैल्यू 0.5 आएगी, यानी ये कोऑर्डिनेट होगा 1 0.5। अब आपको ये कोऑर्डिनेट देखना है कि यार ये इनक्वालिटी कहाँ सपोर्ट कर रही है, ये भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। x1 माइनस x2 है, दोनों तरफ 0 रखिए, 0, चाहे ये 0.5 से बड़ी है, जाहिर सी बात नहीं, आपने ये वाली वैल्यू रखी, यानी इस लाइन के इधर के रेंज को रखा है, रखने में पाया कि वो वैल्यू नहीं, यानी सपोर्ट नहीं करा, तो इसके अगेंस्ट वाला डायरेक्शन, यानी ये आपका डिजायर, यानी आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे फिर से वही काम, आप
वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कीजिए, और जब आप वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो अगेन x1 की रेंज 0.5 से 1 और x2 की रेंज 0 से इस लाइन पर डिपेंड करेगी। और ये लाइन कौन सी थी? x2 की। x1 माइनस x2 अगर 0.5 रखा है आपने तो x2 हो जाएगा आपके लिए सिंपली x1 माइनस 0.5, ठीक है। और आप इन दोनों रेंज को रखते हुए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके लिए मिलेगा 0.5 से 1 और दूसरा रेंज होगा 0 से x1 माइनस 0.5 fx1 x2, और चूंकि डिपेंडेंट को पहले इंटीग्रेट करना होगा तो dx2 और dx1। सिंपली सॉल्व करके चेक करिएगा। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के x2 को इंडिपेंडेंट और x1 को डिपेंडेंट बना के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें जो थर्ड वाला था वो आपकी बुद्धिमत्ता के लिए छोड़ेंगे कि कितना दिमाग आप उस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन इसमें और है, प्रोबेबिलिटी e के पावर माइनस x1 लेस देन 0.5। इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा कि चूंकि ये e के पावर का टर्म है तो दोनों तरफ लॉग अगर ले लें तो चूंकि ये लॉग मोनोटोनिक के इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इसके पे कोई फर्क यानी कि इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लॉग लेने पर इधर वाली माइनस x1 होगी और इधर हो जाएगी लॉग 0.5। लॉग 0.5 को लॉग 1/2 भी लिख सकते हैं, लॉग 1/2 को बेसिकली माइनस लॉग 2 भी लिख सकते हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसे प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन लॉग 2 कहेंगे। अगर माइनस का साइन हटाएंगे तो इनक्वालिटी चेंज होगी। और अगेन यहाँ पे x1 की लोअर लिमिट log 2 दी है लेकिन अपर लिमिट नहीं दी है, तो अपर लिमिट जो थी प्रॉब्लम में यानी 1 उसको रख सकते थे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपके ऊपर है। आपके पास x1 का मार्जिनल है जो आप उसे यूज कर सकते हैं, log 2 से 1 fx1 x1 dx1। सॉल्व करिए और आंसर लिखिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में इसको यूज करें, आप जॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। जॉइंट में करना क्या है भाई, x1 की तो रेंज दी हुई है log 2 x1 से 1। अब चूंकि x2 की रेंज नहीं दिया, मैंने x2 प्रॉब्लम में पूछा है तो आप x2 की पूरी रेंज लेंगे और फिर आप जॉइंट पीडीएफ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर सिर्फ x1 से लीजिएगा तो मार्जिनल लीजिएगा, और अगर आप x2 यूज कर रहे होंगे तो आपको जॉइंट पीडीएफ के बारे में कमेंट करना होगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जॉइंट पीडीएफ के बारे में कमेंट, यहाँ पर चलिए जॉइंट और मार्जिनल पीडीएफ एक ही जैसा दिखता है, पर इसका कतई मतलब नहीं कि अगर आप जॉइंट और मार्जिनल जब आप सिर्फ x1 यूज करेंगे तो मार्जिनल पीडीएफ, और जब x1 x2 दोनों यूज करेंगे तो जॉइंट पीडीएफ, इसका ध्यान रखेंगे। खैर कुछ क्वेश्चंस अब आप स्वतः कैरी करिए, आप अलग अलग पेपर से देखिए, एकेडमिक क्वेश्चंस उठाइए, बुक के क्वेश्चंस उठाइए, हमसे पूछिए, कुछ क्वेश्चन स्वतः कीजिए। अब आगे जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड होंगे तो उस पर थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा। कोशिश कीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ सके तो जरूर पढ़े, ताकि उसको करने में आपकी मदद मिले। हालांकि कुछ आइडियाज हम भी देंगे आपको। अब आप लोग घर पे रहे, मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, बाहर जाए तो मास्क लगा के जाए, हाथों को साफ करते रहे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा पढ़ने में ज़्यादा यूज़ कीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।